नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। जिस केस को हम लोग लड़ रहे हैं उसमें जो प्यार और सहयोग आपका मिल रहा है वो अविस्मरणीय है और इसलिए आपका हृदय से आभार। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर लेता हूं आपसे, आपकी अनुमति से। हमारा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है QVibe.in अंग्रेजी में और क्यू प्रकाश TV.in हिंदी में, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। और बाकी जो वो सब भी सारे ओटीटी ही है लेकिन जो बाकी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसमें फेसबुक को ज़रूर आप फॉलो कीजिए। एक्स जिसको हमने हाल में फिर मुझे शुरू करना पड़ा क्योंकि उसे डिलीट कर दिया था, तो एक्स को फॉलो कीजिए और इंस्टा को फॉलो कीजिए। तो ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। हमारा वैसे टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी उसमें उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स का हैंडल ज़रूर फॉलो कीजिए। और जिन्होंने और हमारा जो दूसरा एक QVibe क्विक भी है, हमारा एक छोटा-सा चैनल है जो यूट्यूब पे है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल को QVibe का जो मेन यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा QVibe के निडर और निर्भीक अभियान में। और अब 27 अगस्त 2026 की वो बात बताने जा रहा हूं जिससे पूरा देश हिल जाएगा। याद होगा आपको, मार्च 2025 में हमने स्टोरी ब्रेक की थी जब दिशा की फोटोग्राफ हमने पूरी दुनिया के सामने लाया था और उसके बाद से पूरा एक प्रकार से यू टर्न हो गया और वो टर्निंग पॉइंट था दिशा और सुशांत के केस में। एक बात हमेशा याद रखना है कि दिशा और सुशांत का केस बिल्कुल अलग-अलग नहीं है। दिशा और सुशांत का केस एक ही केस है। इसलिए दिशा के केस में जिनकी-जिनकी गिरफ्तारियां होंगी, उसके बाद सुशांत के केस में और गिरफ्तारियां होंगी। तो दिशा के केस में तो गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी और मैंने कहा है कि 27 अगस्त से ही वो मेरे ख्याल से गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होगा। तो दिशा और सुशांत का केस अलग-अलग नहीं है, नंबर 1। अब नंबर 2, 24 अगस्त को जो सुनवाई हुई उसकी हमने पूरी डिटेल आपको बताई। उसमें से 2-3 महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और 27 अगस्त का क्या महत्व है और कितना महत्वपूर्ण हो गया है और जज साहब ने जो पिछली सुनवाई में कहा है उसका इंपॉर्टेंस क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी ब्रेकिंग हमारे पास आ गई है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कल 27 अगस्त को मैटर ऑन हाई कोर्ट जिसको कहते हैं, कंपल्सरी हियरिंग के श्रेणी में 11 बजे से जब कोर्ट शुरू होगी तो पहले नंबर पर है दिशा का केस। पहले नंबर पे 24 अगस्त की जो 3 घंटे की हियरिंग थी उसके आगे अदालत ने साफ संकेत दे दिया है, जितने भी तुमको रिप्लाई देने हैं, ये जो 64 के करीब उसमें कुछ और बचा हुआ है, जो केस लॉस नीलेश ओझा जी ने अदालत के सामने पेश किया है, वो सब ऑनरेबल जज पढ़ के आएंगे। और पढ़ के आएंगे क्या, बहुत सब कुछ उनको मालूम भी होगा, लेकिन कुछ अगर मान लीजिए कि स्मृति से अलग है तो उनको पॉइंट आउट किया है नीलेश ओझा जी ने, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे, देखेंगे और फिर उसको देखने के बाद सिंक करेंगे अपने मन मस्तिष्क में और फिर कल की सुनवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेकिंग क्या है? सबसे बड़ा ब्रेकिंग है मित्रों, जो मैंने कहा कि मार्च में हमने सबूत दिया था और जिस सबूत की हमने बात की थी कि जब हियरिंग अपने लास्ट स्टेज में होगी और एफआईआर के आदेश, देखिए एफआईआर का आदेश बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अदालत में समय लग गया। मैं और पूरा देश, मेरे साथ-साथ पूरे देश को ये यकीन है कि अदालत न्याय करेगी। हम लोग कोई अदालत के ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं कि आप कोई ऐसी बात कह दें जो कि उचित नहीं हो।
नो, आप न्यायप्रिय निर्णय लेंगे, इसी का देश इंतजार कर रहा है। और न्यायप्रिय निर्णय की दिशा में एफआईआर का आदेश है, क्योंकि बिना जांच हुए, बिना पड़ताल हुए, अब जब जो पीड़ित हैं उनके पीड़िता के पिता कह रहे हैं कि मेरी पुत्री के साथ गैंगरेप हुआ है, हत्या हुई है, और मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे मानसिक रूप से एक प्रकार से अ, बंद कर दिया गया, मुझे मेरा हाईजैक हो गया था, और मैं डर से, चूंकि उस वक्त की जो सत्ता थी उसके खिलाफ कौन बोल सकता था, कांस्टेबल, पुलिस इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, होम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, सब तो उनके थे, आरोपी के थे। तो जाहिर है कि सतीश सालियान कैसे जुबान खोलते। तो डराया गया, कोरे कागज पर सिग्नेचर लिया गया सतीश सालियान जी का, कोरे कागज पे, सफेद कागज पे, कुछ लिखा हुआ नहीं था। किशोरी पेडनेकर उन्हें लेकर के जाती हैं, और वो जो रूपाली चापनकर है, रूपाली चापनकर के घर पे, मतलब उनके ऑफिस में, उस वक्त वो महिला आयोग की अध्यक्षा थी, वही रूपाली चाकनकर जो अशोक खराट के मामले में फंसी हुई है। अशोक खराट का पैर पूछती थी ये रूपाली चाकनकर, और अशोक खराट एक एक भ्रष्ट, चरित्रहीन बाबा के रूप में प्रचलित हो गया। आजकल वो गिरफ्तार है। सैकड़ों करोड़ की उगाही की है, सैकड़ों महिलाओं के साथ उसने यौन शोषण किया है, और उसी को प्रोटेक्ट करती थी रूपाली चाकनकर, और उसी रूपाली चाकनकर को अपॉइंट किया था इस उद्धव ठाकरे ने, और अपनी अपनी अलाय पार्टी के इशारे पर किया था, उसी के कोटे से किया था। लेकिन ये सब किसी भी हमारे जो तथाकथित मीडिया के सूरमा अपने को कहते हैं, बड़े बड़े पैकेज पर हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो, उनको, उनकी निगाह में ये सारी बातें नहीं आई कि रूपाली चाकनकर, अशोक खराट, इसका क्या रिश्ता है। लेकिन वो कहेंगे कि भाई फलां का भी नेता है, रिश्ता है तो उजागर करिए ना। लेकिन इस रिश्ते को उजागर करिए। आप कहिएगा कि अमित शाह के साथ भी उसके फोटोग्राफ हैं, तो करिए उजागर। अमित शाह के साथ कैसे हुआ फोटो गया, कैसे वो फोटो खिंचवाया, कौन किया, मैं तो नहीं रोक रहा हूं, आप करिए, उजागर कीजिए। किसने रोका है आपको उजागर करने के लिए? लेकिन वो उजागर करेंगे, ये उजागर नहीं करेंगे कि रूपाली चाकनकर का अपॉइंटमेंट किसने किया, उस रूपाली चाकनकर का अशोक खराट के साथ क्या संबंध है, जिनके ऊपर 100 से अधिक महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है, वीडियो वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है उसका। उसके साथ रूपाली चाकनकर का रिश्ता क्या था? और उसी रूपाली चाकनकर के दफ्तर में सतीश सालियान को घंटों बिठा करके आदेश आया ठाकरे के यहां से, और उस कागज पे इनसे सिग्नेचर करवाया गया, दस्तखत करवाए गए। पूरी दुनिया ने इस इतिहास को देखा है। इसलिए अब बड़ी खबर क्या है? इनसे टकराना छोटी बात नहीं है, मैं प्रत्येक दिन बोलता हूं। अब बड़ी खबर क्या है? कल 27 अगस्त को, अभी तक तो हमने आपको हमजा मजारी की चर्चा की थी, लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सारे सबूत के साथ अदालत में, बल्कि कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। कंफर्मेशन आ गया है। पुलिस ऑफिसर ने कंफर्म कर दिया कि मैं रहूंगा। नाम लेना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि ये एक ऐसा सबूत है, कई एक सबूत है, एक ऐसा सबूत क्या है, लेकिन ये एक ऐसा सबूत है जिस सबूत पे सब कुछ सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। इस सबूत को नकार नहीं पाएगा। इसलिए आज की ब्रेकिंग 26 अगस्त को मैं आपके सामने ला रहा हूं कि कल जब 27 अगस्त की सुबह होगी और 11 बजे से अदालत लगेगी, तो आप निश्चिंत रहिए कि माननीय न्यायालय के पास वैसे सबूत सैकड़ों पड़े हैं, सैकड़ों। और खुद अदालत 24 अगस्त को ऑलमोस्ट कन्विंस्ड है, ऑलमोस्ट। अब तो अदालत इनका पूरा इनका पूरा पानी उतारेगा। कल जब हियरिंग शुरू होगी ना,
तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पानी उतरेगी। और हमें तो यह भी सूचना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस वालों को कहा है कि भैया तुम्हारी वजह से जो मेरी बदनामी हो रही है, मतलब नॉन डिफेंडेबल को हम डिफेंड करें कैसे? तो आप डिफेंडेबल हो ही नहीं, हम आपके डिफेंस में क्या दलील दें? इसका क्या जवाब है? जो समय का जो है 3:07 और 4:30 के बाद सतीश सालियान से पुलिस की मुलाकात होती है और 3:07 में तुमने सतीश सालियान से बात करके एडीआर में मेंशन भी कर दिया, सिग्नेचर भी कर दिया। वो जो एसआई पेडरे है, पेडरे मेडरे कौन है ये? वो सबसे बड़ा चालबाज वही है जिसने सिग्नेचर किया है एडीआर पर, और उसी की वर्दी उतरेगी। ये जो पेडरे है ना, ये उसी की वर्दी उतरेगी, क्योंकि 24 अगस्त को अदालत ने सबसे पहले पॉइंट आउट यही किया कि आखिर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट लिखी कब गई, उसकी टाइमिंग क्या है, तारीख क्या है। अभी तो इतना बड़ा झोल है उसमें। इन्होंने कहा है कि 9 जून सुबह में, और वो भी मैंने आपको बताया हुआ है बहुत पहले, इतनी बातें बता दी है कि उसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। रिपीट क्या कर रहा हूं, ये जानना भी जरूरी है आपको। एक एफिडेविट कह रहा है कि 9 तारीख को 3:07 में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट हमने दर्ज किया, लेकिन नगरकर का एफिडेविट है 8 तारीख को किया। आप बताइए। और 7 तारीख 12:30 के बाद से, 7 तारीख को 12:30 के बाद से 8 तारीख तक, मतलब 9 तारीख तक दिशा के मोबाइल पे कोई फोन आया नहीं है और ना ही किसी के मोबाइल पे फोन गया है 7 तारीख के बाद 12 बजे से ही। मतलब दिशा की मौत जो हुई है वो 7 और 8 के दरमियानी रात में हो गई, या संध्या में हो गई, या दोपहर बाद हो गई। इसकी जानकारी तो अभी पता चलेगी जब केस रजिस्टर होगा, एफआईआर रजिस्टर होगा, क्योंकि ये शैलेंद्र नगरकर कह रहे हैं कि 8 जून को हुई है। एक एफिडेविट कह रहा है कि 9 जून को एडीआर की रिपोर्ट लिखी गई है। मैंने टोटल झूठ, गुंडागर्दी मलवानी पुलिस की नहीं, ये जो पेडरे है, ये जो दलाल, जिसने मेडरे गेडरे क्या नाम है, मैं तो नाम भूल जाता हूं एसआई का, तो इसने सिग्नेचर किया है। सबसे पहले इसी की वर्दी उतरेगी। शैलेंद्र नगरकर तो आपको बता दिया हमने, वो तो हमजा मजारी निकल गया। लेकिन जो सबसे बड़ा धुरंधर है, जो 27 अगस्त को पेश होंगे, और वो अधिकारी छोटे स्तर के अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी एसीपी स्तर के अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो अदालत में मौजूद रहेंगे साक्ष्य लेकर के। ठाकरे, आपकी हवाई उड़ रही होगी, आपकी हवाई उड़ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि हमने तो सब कुछ मैनेज कर लिया। रोहन राय को 2022 जुलाई में इंटरव्यू दिलवा दिया न्यूज लॉन्ड्री से। बेशर्म न्यूज लॉन्ड्री, किधर है बेशर्म न्यूज लॉन्ड्री? धुलाई करते थे ना आप। लेगेसी मीडिया की धुलाई करिए, पापी मीडिया की धुलाई करने में हमें क्या हर्ज है, करिए बेईमान की। लेकिन आपकी बेईमानी को तो हम पकड़ेंगे ना, आपकी धूर्तता को हम पकड़ेंगे, आपकी धूर्तता को हम पकड़ेंगे, भाई बहन की धूर्तता को पकड़ेंगे। तो अभिनंदन सिकरी, अब होशियार रहो अभिनंदन सिकरी, तुम्हारे ऊपर गाज गिरने वाली है कि तुमने अपराधी को बचाने में अपनी भूमिका अदा की है। अपराधी को बचाने में, अपराध को छुपाने में तुमने बड़ा रोल प्ले किया है, और इसलिए तुम नहीं बच सकते हो अभिनंदन सीकरी। तुम्हारे खिलाफ नीलेश ओझा जी का प्रोसिक्यूशन का डिमांड है। आप जाएंगे, आप भी गिरेंगे इस खेल में। इसीलिए आज की रात तो बहुत भारी है, और कल जो एसीपी साहब पेश हो रहे हैं, वो जो सबूत आपके सामने रखेंगे, तो परमवीर सिंह की वर्दी भी बचेगी नहीं। खैर वो रिटायर हो गया है, लेकिन परमवीर सिंह, 7 खानदान की वसूली हो जाएगी, 7 खानदान की। अब तक
तक जितने कमाए ना, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, कितने कमा लिए बेनामी संपत्ति, और लीलावती के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन गए। वहां कहने लगे कि हम यहां पर काला जादू होता है। सैफ अली खान को बचाने का भी खेल शुरू कर दिया। हर जगह जहां ये व्यक्ति गया है, ये पाप का पुलिंदा है, ये गठरी है पाप का ये व्यक्ति। तो अब तक जितनी कमाई हुई है ना परमवीर सिंह, सब निकाल लिया जाएगा, हलक से निकाला जाएगा। तो ये इसके लिए भी तैयार रहो। और ये मैं नहीं करूंगा। एक तो ऊपर वाले की बड़ी चोट होगी जिससे बचना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पीयर ग्रुप के, आपके साथी पुलिस वाले, और मैं फिर कह रहा हूं, ईमानदार पुलिस वालों ने जिस तरह से हमें मदद की है साक्ष्यों को जुटाने में, वरना इस मजबूती से हम बोल नहीं पाते। तो साक्ष्यों को जुटाने में, साक्ष्य मुहैया कराने में जिन पुलिस वालों ने हमें हमारी मदद की है, उनके प्रति क्यूवाइब नेटवर्क हृदय से आभार प्रकट करता है। और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं। नाम भी लूंगा, लेकिन अभी नहीं। एक बार आदेश होने दीजिए एफआईआर का, और कल तो सबके सामने पता चल जाएगा। वो मौजूद रहेंगे वहां पे। हालांकि वो जो अपना साक्ष्य देंगे, उन्होंने कहा है, शर्त है उनकी कि मैं अदालत में ही आऊंगा। कुछ तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन एक शर्त है उनकी कि मैं अदालत में, कोर्ट रूम में पेश करूंगा। और ये 2 दिन से वो आ नहीं रहे थे, 2 दिन से सारी चीजें वो देख रहे थे। उनको पता चल गया कि अब अदालत ने, ऑलमोस्ट अदालत कन्विंस्ड है आज तक की लड़ाई से। अब सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं। तो जब ये पुलिस वाले कल मौजूद रहेंगे, तो वो एक मास्टर स्ट्रोक होगा सबूत का। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि आपको निराश होने की दूर दूर तक जरूरत नहीं है। एफआईआर का आदेश तो अवश्यंभावी है, और न्याय पर भरोसा रखिए। अपने जज सारंग कोतवाल जी, ऑनरेबल जज सारंग कोतवाल जी और जस्टिस भोसले पर, दोनों पर भरोसा रखिए। वो न्याय के असली ध्वजवाहक हैं, और कल वो दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, सिर्फ वो दूध का दूध, पानी का पानी नहीं करेंगे। पुलिस वाले तो समझ लीजिए, कल उनके गुस्से का जो शिकार होंगे, क्योंकि वो जो नोटिंग कर रहे थे, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्रॉस करके जज साहब पूछ रहे थे कि एक बार फिर इंश्योर हो जाइए, आप इंश्योर हो जाइए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है, फिर बाद में मत कहिएगा। 2-2, 3-3 बार जज साहब क्रॉस करते हुए उनसे बातें उगलवाई, और फिर उसको नोट किया, लिखा। एक एक तथ्य वो लिखते गए हैं। तो कल जब 11 बजे पहले नंबर पर हियरिंग है, इससे आप इस सुनवाई की, इस केस की गंभीरता और हमारे ऑनरेबल जज नारंग साहब और भोसले साहब की गंभीरता, दोनों को आप माप सकते हैं। इसलिए जस्टिस भारती डेंगरे जी और उनकी जो साथी जज थी, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, लेकिन सबसे पहले रास्ता जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने ही दिखाया था। इन्हीं की अदालत में गया था, जब इन्होंने पूछा कि एफआईआर किधर है, एफआईआर हुआ है क्या, बोला नहीं है। उसी वक्त से इनको पता चल गया था कि पूरा झोल है इस मामले में। आखिर एफआईआर हो क्यों नहीं रही है? और सच बात तो यह है मित्रों कि फडणवीस जी ने पाला झाड़ दिया है। अभी फडणवीस जी का 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आया, उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो अपने फ्रस्ट्रेशन की हालत में उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। तो सरकार भी अब ये मन बना चुकी है कि अदालत का जो निर्णय आएगा, हमें उसके साथ चलना है, हमें अदालत के निर्णय को फॉलो करना है और उसकी तामील करनी है। सरकार अब इसमें कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगी, कर भी नहीं सकती। फंसी हुई है उनकी पुलिस, पूरी तरह से फंसी हुई है। इसलिए उनके चाहने न चाहने का कोई मतलब नहीं है, वरना तो देवेंद्र फडणवीस अभी तक तो उनको बचा ही रहे थे। सब मिलके बचा रहे थे, सब मिलके बचा रहे थे साहब, सब मिलके बचा रहे थे। तो इसलिए अब उनके चाहने न चाहने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मामला अदालत के कोर्ट में है, और कल नंबर 1 पे हियरिंग है 11 बजे से ही। मेरी कोशिश होगी कि पूरी हियरिंग के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि हो सका तो मैं लाइव आऊंगा, या मैं तो लगातार वहां अपने लोगों के साथ संपर्क में रहता हूं। तो कल बड़ा फैसला आने वाला है, इंतजार कीजिए।
रात की नींद तो इधर हराम हो ही गई है और नए धुरंधर कल अदालत में पेश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।